नमस्कार। प्रभात क्लासेज लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी के बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर आज हम इस कक्षा के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि पेपर किस तरह से किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं वो बोर्ड के द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ जो मॉडल पेपर है उसका जो नमूना पत्र है वो यहाँ पर डाल रखा है। तो आप इसको देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड का जो एग्जाम आएगा वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको हिंदी में बोर्ड का पेपर है वो करना है। तो एक एक टॉपिक को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे ताकि हम जब एग्जाम रूम में जाएं और जब हमारा एग्जाम हो तो उस समय हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे एग्जाम को हम कर पाए। सारी गलतियों को हम सुधारेंगे इस कक्षा के माध्यम से ताकि आप वहां जब आपका पेपर हो तो आप किसी तरह की गलतियां ना करें। तो आइए जुड़ते हैं इस क्लास से। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। समय का बड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। समय का ध्यान रखते हुए ही आप पेपर को सही से करें और लगभग हिंदी का जो पेपर होता है उसमें लगभग 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और ये भी नहीं है कि 3 घंटे 15 मिनट में पूरा नहीं हो पाता है, बिल्कुल हो जाता है यदि आप आराम से करते हैं और बिल्कुल सोच समझ करके करते हैं। ज्यादा टाइम यदि आप खुद लगाते हैं तो वो एक विद्यार्थी के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरीके से पेपर को करता है। यदि आप सही तरीके से करते हैं, प्रॉपर टाइम से करते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर है वो लगभग 3 घंटे में आराम से हो जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको विद्यार्थी के लिए जो सामान्य जो निर्देश दिए जाते हैं वो है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांक है वो अनिवार्यतः लिखें। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है पेपर पर। दूसरा हमारा जो इसका बोर्ड के द्वारा जो निर्देश है वो है कि सभी प्रश्न है वो हल करने आपके अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न आप जरूर करें। हाँ, मान लीजिए कि किसी प्रश्न के अंदर कोई ऑप्शन दिया हुआ है अथवा जहां पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसमें से आपको एक ही करना है। अथवा जहां पर दिया हुआ मिले तो वहां आपको सिर्फ एक ही करना है। अनिवार्य का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके 22 प्रश्न दिए गए हैं पेपर के अंदर तो वो 22 के 22 आपको करने हैं, लेकिन 22 प्रश्न में मान लो कि कोई 15वां प्रश्न और उसमें अथवा में दे रखे हैं आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं तो आप कोई भी एक आपकी मर्जी से जो आपको सही से आ रहा है वो आप कर सकते हैं। आगे तीसरा नियम है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। कहने का मतलब यह है कि आपको बोर्ड के द्वारा जो पेपर दिया जाता है उसमें आपको किसी तरह का कुछ भी नहीं लिखना होता है। आगे है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। मान लीजिए कि कोई प्रश्न है और उसके आंतरिक खंड आपको दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, उसके 12 आंतरिक खंड दिए जाते हैं 1 से लेकर के 12 तक, तो वो सभी के सभी आपको एक जगह ही करने हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है कि उत्तर नंबर आपने 1 लिखा और 1 का जो 1 से लेकर के और 5 तक तो आपने एक जगह कर दिए, फिर मान लो आपने दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर कर दिया और फिर जब आपको याद आया तो आपने फिर दोबारा से उत्तर नंबर 1 डाला और फिर जो बाकी बचे हुए हैं वो फिर आप बाद में करते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। बहुत ध्यान से आपको पेपर करना है। जितना आपको बताया गया उसी तरीके से, यानी एक जगह ही उन खंडों के उत्तर आपको देने हैं। आगे देखेंगे 5वां जो नियम है हमारा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। हाँ, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। प्रश्न का उत्तर क्रमांक जो होता है वो आप बिल्कुल सही से अच्छे से ध्यान से जरूर लिखें। प्रश्न का यदि आप क्रमांक नहीं डालेंगे तो वो एग्जामिनर की गलती बिल्कुल नहीं होती है, विद्यार्थी की गलती होती है यदि वहां पर नंबर काटे जाते हैं तो। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प है। वही वाली बात आ गई कि आंतरिक विकल्प का मतलब है कि ऑप्शन है 16 से लेकर के 22, तो वहां पर 2-2 दिए हुए मिलेंगे आपको, तो वहां आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पहला जो प्रश्न आएगा, पहले प्रश्न में है खंड ए। तो आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका जो होगी आपको उसके अंदर आपको खंड ए ही डालना है। तो देखेंगे कि इसमें आपको किस तरह से आपको
करना है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सबसे पहले भूगोलिक शब्द के अंदर जो प्रत्यय हमें छांटना है, भूगोल जमा में इक, तो यहां पर जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो आपका होगा इक प्रत्यय। फिर आगे देखिए, निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना है? निर्जमा में आकार, तो यहां पर निर उपसर्ग है, बिल्कुल आसान है। व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वो संस्कृत व्यक्ति होता है। ये जो पाठ हमने जो पढ़ा था, संस्कृति वाला जो चैप्टर था, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो मन्नू भंडारी की नहीं है? तो आपको पता है कि त्रिशंकु है वो भी मन्नू भंडारी की है, मैं हार गई ये भी मन्नू भंडारी की है, और एक प्लेट सैलाब है ये भी मन्नू भंडारी की है। तो जो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका झूठा सच है, ये जो है ये रचना है वो मन्नू भंडारी की नहीं है। लेखक ने बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना चरमोत्कर्ष किस दिन देखा? यानी संगीत साधना का जो चरमोत्कर्ष था वो किस दिन देखा? देखिए, यानी जब वो भगवान की भक्ति करते थे, जब वो कबीर को जब वो साहब मानते थे, यानी कहने का मतलब कबीर जी को जब वो भगवान मानते थे बाल गोविंद भक्त, तो उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी संगीत साधना को नहीं छोड़ा, तो उसी बात को चरमोत्कर्ष बताया है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा आपका पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने ये चरमोत्कर्ष देखा था। गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है? तो आपको पता है कि यहां पर राज धर्म की बात की जाती है और राज धर्म है वो याद दिलाया जाता है। अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? आपको पता है कि वहां पर जो फागुन का जो महीना है उसका वर्णन वहां पर किया गया है। आगे देखेंगे, फागुन का वर्णन यहां पर किया गया है। फिर आगे देखो, हाँ, आगे इसके बाद में आता है संगतकार वाला जो हमारा जो पाठ है, उसमें से प्रश्न आता है कि संगतकार का कार्य होता है। आपको पता है कि पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा था, जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक के साथ में स्वर मिलाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। तो मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके साथ स्वर को बल प्रदान करना ही संगतकार का कार्य होता है। अब आगे देखिए, आगे इसका जो 10वां जो प्रश्न है वो है कि 10वें से पहले हमारा 9वां आता है। 9वां जो प्रश्न है, भोलानाथ एवं उसके दोस्तों का कौन सी शरारत महंगी पड़ गई? उसके दोस्तों को आएगा यहां पर, उसके दोस्तों को कौन सी शरारत महंगी पड़ गई? आपको पता है कि ये वाला जो प्रश्न है वो आपका लिया गया है माता का अंचल जो पाठ है हमारा, उसमें से ये लिया गया है। तो भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को जो शरारत महंगी पड़ी थी, उन्होंने चूहों के बिल के अंदर पानी डाला था और उसमें से सांप निकल आया था। ये वाली शरारत है वो सबसे ज्यादा उनको महंगी पड़ी थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा चूहों के बिल में पानी डालना। फिर आगे हमारा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं। आपको पता है कि जब तक उनके ऊपर पाठ के माध्यम से है मैं क्यों लिखता हूं उस पाठ से लिया गया है। तो आपको पता है कि जब तक उनके ऊपर लेखक ने बताया था कि बाहरी दबाव जब तक उनके ऊपर नहीं होता है तब तक आलसी लोग है वो नहीं लिख पाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? आपको पता है कि वो कंचनजंगा पहाड़ी को देखने के लिए बालकनी की ओर दौड़ती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा देखने के लिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अंदर मधु कांकरिया जो लेखिका है वो गंतोक और कटाव की जो यात्रा करती है तो उसके माध्यम से वो बताती है, बताया गया वहां पर कि कंचनजंगा देखने के लिए। पाठ के बीच बीच में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से पाठ को पढ़ें और इसके बीच में से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जो आप इंपॉर्टेंट है उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। पैटर्न यही रहेगा सेम जो बोर्ड ने जारी किया है और तरीका आपको बताया गया कि किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर करते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखें। आगे देखो, तिमरो
माया सेंधे मलाई सताऊ छह पंक्ति का तात्पर्य है। देखो वहां पर जितेन नार्गे के द्वारा गीत गाया जाता है। सब लोग वहां पर गीत गाते हैं जब वो कटाव के अंदर चले जाते हैं, तो वहां का जो मौसम है, बड़ा ही जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो उस समय जब वो गीत गाया जाता है तो ये नेपाली भाषा के अंदर गाया जाता है और इसका मतलब होता है कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। अब देखो कुछ जो है यहां पर तिमरो माया सेंधे मलाई संताउच है, तो मलाई शब्द यहां पर आ गया। तो यहां पर कुछ बच्चे हैं वो माया से ही मलाई मिलती है, या फिर मलाई के लिए मुझे सताओ मत, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि ऐसा प्रश्न आया आ जाए वहां पर, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। अब आगे देखेंगे। अब आपको देखिए मुख्य जो बात है वो आपको कि इन प्रश्नों को करना किस तरीके से है। आपकी जो कॉपी होगी उसके अंदर जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को लिखना कैसे है, मुख्य जो बात करेंगे वो आज हम यही बात करेंगे कि आपको प्रश्न को करना कैसे है। तो देखिए एक कॉपी है, वो यहां पर उत्तर पुस्तिका के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले जब आपको ये सैंपल कॉपी हमने डाली है और इसके माध्यम से देखिए जब आप उत्तर करें तो इस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे ये कॉपी है वो आपके लिए जो डाली गई है यहाँ पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताई गई है कि इस तरीके से लगभग इसके अंदर वही सारे के सारे उत्तर है आपको सही मिलेंगे। और इसको ध्यान से थोड़ा समझे। देखिए सबसे पहले आपको डालना है खंड ए, और हिंदी में डाले। कई बच्चे हैं हिंदी के पेपर में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी ना करें। हिंदी के अंदर आपको लिखना है खंड ए, क्योंकि हिंदी का पेपर है, एक भाषा का पेपर है, तो वहां पर बिल्कुल ध्यान रखा जाता है इन बातों का। कई बच्चे हैं वो सेक्शन ए डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं डालना है, विशेष रूप से हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहां पर जो है आपको पता है कि खंड ए डालने के बाद में उत्तर एक, यहां पर यदि जगह कम हो तो आप सिर्फ एक डाल सकते हैं, उत्तर एक डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख सकते हैं एक। एक लिखने के बाद में यहां पर इसका फर्स्ट सेकंड जो नंबर आपको आपके पेपर में दिया हुआ मिले वही आपको डालना है, अलग आपको बिल्कुल नहीं डालना है। मान लीजिए क ख ग घ इस तरह से आपको नंबरिंग मिले तो आप उस तरह से डालेंगे, और जैसे आपको जो भी मिले, जैसे इसमें है ये रोमन संख्या में फर्स्ट हो गया, और इस तरह से आपको डालना है, जैसे इसका बै। अब कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ बै लिख देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि गलती से मान लीजिए कि आपका ऑप्शन, ये नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कि आपका किसी गलती के कारण कि वहां पर आना तो बै था और आपने दे लिख दिया, या फिर लिखने में किसी तरह की त्रुटि हो गई और आगे वाला आपने नहीं लिखा। आगे यहां पर जैसे इस विद्यार्थी ने लिखा है इक, यहां पर आप इक लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नंबर कटने की संभावना नहीं है। ये नहीं है कि आप बै लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, यहां पर बै लिखने पर भी आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन यदि गलती से मान लो बै की जगह से या दै कुछ भी हो जाता है तो फिर आपका नंबर कट सकता है, इसलिए आगे वाला आप जरूर लिखें। वैसे ही फिर इसके अंदर बै ऑप्शन है, निर है, दै है संस्कृत व्यक्ति, ए है झूठा सच पुत्र की मृत्यु पर, फिर ए है राजधर्म, और फिर ए है फागुन, और फिर ए है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, फिर इसके बाद में है चूहों के बिल में पानी डालना, फिर जो है आपका आता है ऑप्शन जो आता है आपका, फिर आता है इसके अंदर आपका आता है बाहरी दबाव वाला। फिर इस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। ये थोड़ा ध्यान रखें कि प्रश्नों के जो उत्तर है वो बड़े सोच समझ करके आपको देने हैं। जब तक आप सही से उत्तर नहीं देंगे वहां फिर आपको नंबर आपके कटने की संभावना हो जाती है, तो ऐसा मौका बिल्कुल एग्जामिनर को नहीं देंगे। देखिए यहां पर इसने इस तरह से यहां पर हमने इसको नंबरिंग दी है, तो यहां पे एक इसका मिल गया, एक इसका मिल गया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यहां पर एक एक नंबर मिलकर के यहां पर टोटल है वो 12 नंबर। यहां पर यदि आपके सही है तो आपको 12 में से 12 नंबर मिल जाएंगे। ये पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है, और फिर इसके बाद में देख लो ये पूरे के पूरे यहां टोटल मिलाकर के 12 नंबर। फिर आगे वाला देखेंगे, दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वो आएगा आपका रिक्त स्थान का। अब इसको भी करना कैसे है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए
हाँ, दूसरा जो हमारा जो प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया कहलाती है। आपको पता है कर्ता को छोड़कर के कर्म पर जिसका फल पड़ता है वो आपको पता है क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिसके अंदर कर्म की प्रधानता होती है वो हमारी होती है सकर्मक क्रिया। तो यहां पर आ जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। फिर आगे वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें बिल्कुल आसान है, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उन्हें हम कौन से विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण उन्हें हम कहते हैं। फिर आगे है कि वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता है कि जिसके अंदर किसी तरह का भी बदलाव नहीं होता उन्हें हम वे अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर आ जाएगा आपका अव्यय आ जाएगा। यहां पर आपका अव्यय आ जाएगा। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपको पता है कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। स्वागत शब्द के अंदर जो संधि है, देखो स्वागत शब्द में संधि, संधि का नाम पूछा है यहां पर, थोड़ा प्रश्न को ढंग से पढ़ें। यहां कई विद्यार्थी है, यदि आपने इसका संधि विच्छेद कर दिया वो कंफ्यूज होंगे कई विद्यार्थी, संधि विच्छेद कर दिया तो वहां आपका फिर नंबर कटने की संभावना हो जाती है। में संधि है, का संधि विच्छेद शब्द आता तो आपको संधि विच्छेद करना है, तो सिर्फ सु जमा में आगत और इसका स्वागत बनेगा। आपको पता है कि यण संधि इसके अंदर आपकी हो जाएगी। फिर आगे रात दिन शब्द में समास है, आपको पता है कि इसका जो समास विग्रह होगा दिन और रात। आपको पता है कि जिसके बीच में और आ जाए और दोनों पदों की जहां पर प्रधानता होती है वहां पर हमारा जो होता है द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न के अंदर आपका द्वंद्व समास यहां पर हो जाएगा। यहां पर भी समास का नाम पूछा गया है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बार बार प्रश्न को पढ़ना है, देखना है ढंग से और कहीं गलत न हो जाए। अब आपको इस प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में कैसे करना है वो आप देखेंगे। देखिए ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप वहां पर एक शब्द भी लिख सकते हैं सकर्मक, लेकिन आप यदि इसको इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए यहां पर जो किया हुआ है वो पूरा का पूरा रिक्त स्थान में, लेकिन यदि आप सिंगल शब्द लिखते हैं तो आप किसी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। वहां पर यदि आप सिंगल शब्द लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा ना लिखे तो आपको पता नहीं होता, ऊपर वाले का जो आंसर है आप नीचे कर देते हैं और नीचे वाले का ऊपर कर देते हैं। इसलिए ज्यादा मैं आपको जो बताना चाहूंगा मेरे हिसाब से तो आप इसको पूरा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप इसको पूरा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3.25 घंटे का जो टाइम होता है वो आराम से यदि आप पेपर सही तरीके से लगातार यदि आप करते हैं, बीच में नहीं रुकते हैं और किसी तरह की परेशानी न हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये पूरा लिखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक। यदि आप अच्छे तरीके से करेंगे, देखिए इसको 1 नंबर यहां पर मिला, फिर यहां इसका 1 नंबर मिल गया, यहां 1 मिल गया, यहां 1 मिल गया, यहां 1, यहां 1, टोटल मिलाकर के ये नंबर हो जाते हैं 6। तो टोटल जो दूसरे प्रश्न में जो नंबरिंग मिलते हैं वो यहां पर इस तरह से टोटल आपको फिर 6 नंबर मिल जाएंगे। 1 यहां मिल जाएगा, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, फिर 1 इसका और 1 इसका। ठीक है, तो देखिए वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आगे वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहा जाता है, या अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। यहां पर अविकारी भर दिया, अविकारी शब्द भर दिया तो भी आपका सही है और अव्यय भर दिया तो भी सही है, दोनों एक ही बात है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। स्वागत शब्द में यण संधि है, मैंने आपको बताया था। रात दिन, दिन और रात इसका समास विग्रह हो जाएगा। आपको पता है कि जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर आपको जो आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और इस तरीके से आपको करना है। ध्यान से इस कॉपी को आप देख लीजिए, उत्तर पुस्तिका में जो आप आंसर करें किसी तरह की भी गलती नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद है कि इस कक्षा को आप देख करके आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, और इसीलिए हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं
हैं कि विद्यार्थी का किसी भी तरह का कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, हमारा जो तीसरा जो प्रश्न आता है वो किस तरह का प्रश्न आता है, उसमें से हमें क्या पूछा जाता है। तीसरा जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा, हाँ जी, तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो हमारा होगा अपठित गद्यांश, कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर के दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। आपको पता है कि भारत के जो राष्ट्रीय जो आदर्श है वो हो जाएंगे त्याग और सेवा। आपको पता है कि इसको पढ़ करके इसके अंदर जब आप उत्तर दें तो पूरे सही तरीके से इसको पढ़े, पूरा जब तक आपको समझ में नहीं आए प्रयास करें एक बार में ही अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप 2 बार पढ़ें। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जब आपको लिखना होता है तो आप जब इस पूरे को पढ़ लोगे तो इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर ही आसानी से दूसरों के लिए सोचने से हृदय किस प्रकार का बल आ जाता है, हृदय में तो सिंह का सा आ जाता है। स्वार्थी शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में से चुन करके लिखना। आपको पता है स्वार्थ का जो हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा, इसका जो विपरीत शब्द है वो गद्यांश चुन करके लिखना है। और इस तरीके के जो प्रश्न है अब आपको इसके उत्तर पुस्तिका के अंदर कैसे करना है इसको देखेंगे कि उत्तर पुस्तिका में हम इसको कैसे करेंगे। ये देखिए त्याग और सेवा, सिंह सा निस्वार्थ, इसका उचित जो शीर्षक है हमारे आदर्श त्याग और सेवा। लेखक को दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए मरते देखकर प्रसन्नता होगी, कि लेखक को क्या देख करके प्रसन्नता होगी। फिर आगे देखो, जो व्यक्ति पूर्णतया निस्वार्थ है वही उत्तम रूप से कार्य करता है। इस तरीके से आपको उत्तर देना। वही देखिए यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं की, यहां केवल ब ऑप्शन नहीं लिखा गया, पूरा का पूरा उत्तर यहां पर लिखा गया है। इस तरीके से ही आपको उत्तर देना है। वही फिर चौथा जो है पद्यांश में से अपठित पद्यांश आएगा, उसमें से आपको उत्तर देने हैं छांट करके। देखिए 3 जो प्रश्न आएंगे उनके अंदर तो आपको पता है कि ऑप्शन आते हैं और 3 है वो आपको अलग से करने होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से जब आप इसको पढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर किया गया है, एक बार आप इसको देख लेंगे। बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी भी कर रखा है, हम ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। फिर आगे देखेंगे उत्तर नंबर जो 5 आता है वो आता है आपका जो प्रश्न आएगा वो चौथा आपका आ जाएगा अपठित पद्यांश का। और फिर 5वां जो प्रश्न आपका आता है ये आता है आपका पठित गद्यांश। पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आप इसको ढंग से पढ़ें, ढंग से पढ़ करके ही इसके उत्तर आप दे। शीर्षक के लिए मैं आपको पिछले जो प्रश्न है, पिछला जो तीसरा और जो चौथा जो हमारा जो प्रश्न जो तीसरा रहेगा, इसके अंदर शीर्षक के लिए देखो आप ध्यान रखें कि आपको लगभग पहली लाइन में ही आपको शीर्षक मिल जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, तो इसका शीर्षक त्याग और सेवा भी हो सकता था। तो शीर्षक आप ढंग से करें। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड ने शीर्षक बताया वही हम करें, हम हमारे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि यदि मान लो किसी विषय के बारे में दिया जाता है, मान लो कि विज्ञान के बारे में दिया जाता है, तो वहां पर जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान का महत्व। अब कंप्यूटर के बारे में बार बार कोई दिया जाता है तो कंप्यूटर का महत्व। और मान लीजिए विज्ञान के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, संस्कृत के बारे में दिया जाता है तो संस्कृत का महत्व, हिंदी भाषा के बारे में दिया जाता है तो हिंदी भाषा का महत्व। अब मान लो कि हिंदी भाषा के बारे में ये बात आ रही है बार बार कि हिंदी हमारी है राजभाषा है, ये है वो है, हिंदी के बारे में जो आ रहा है तो हमारी राजभाषा हिंदी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक आप ध्यान रखेंगे
हर किसी में आपको हर किसी का महत्व भी नहीं लिखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मान लो किसी व्यक्ति के बारे में भी आ सकता है अपठित, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में दिया हुआ मिले, तो उसका जो शीर्षक हो जाएगा, जैसे मान लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में दिया है पूरा का पूरा विस्तार से, किसी भी व्यक्ति किसी भी महापुरुष के बारे में दिया जाए तो वहां आपको उनका नाम लिखना है सिर्फ। जैसे बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनका परिचय पूरा दिया जा रहा है, तो उसका जो शीर्षक हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मान लो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में दिया जा रहा है, तो उसका जो शीर्षक हो जाएगा उनका नाम लिखना है। भगत सिंह जी के बारे में दिया जा रहा है, तो फिर उसका जो शीर्षक हो जाएगा सिर्फ भगत सिंह हो जाएगा, उनका भी आपको नाम लिखना है, सिर्फ नाम ही डालना है किसी महापुरुष के बारे में आपको दिया जाता है। तो मान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बार बार दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दिया जाता है, तो उस महापुरुष का नाम ही, उन महापुरुष का जो नाम होगा वही ही उसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। जैसे विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में दिया जाता है, तो वो फिर उसका महत्व हो जाएगा। धरती के बारे में दिया जाता है तो धरती का महत्व, मान लो भारत देश के बारे में बार बार दिया जाता है तो उसका शीर्षक हो जाएगा भारत देश। तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे। आगे वाला हमारा फिर चौथा प्रश्न है, वो आपको पता है कि कविता पूछी जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ लगभग आपको मिल जाएगा। फिर आगे जो हमारा आता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। आपको पता है कि अथवा में दिए हैं तो दो है ये, प्रभात फेरियां, हड़लाते जुलूस, भाषण, ये मन्नू भंडारी वाला जो पाठ था उसमें से लिया गया है, और ऊपर वाला जो है बाल गोविंद भक्त वाला जो है वो उस पाठ से ये लिया गया है। तो 3 प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। छठा जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा पठित पद्यांश। बार बार आपसे कहा जाता है कि आप पद्यांश को है उसको याद करें ढंग से। अब देखिए 3 नंबर का जो काम है वो इसमें आ जाएगा, इसका उत्तर है वो आपको कैसे किस तरीके से देना है वही देखिए। यहां पर उत्तर नंबर 4 हो गया, ये देखिए उत्तर नंबर 5, इस तरीके से यहां पर 1 नंबर फिर आपको ये सही होगा, 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर यहां मिल गया, टोटल मिलाकर के इस तरीके से आपको 3 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। फिर आगे देखेंगे 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर यहां मिल गया, और फिर आगे 2 प्रश्न आपके सही हो गए, फिर तीसरा भी इसका यदि आपका सही हो जाता है तो 1 नंबर यहां मिल गया, टोटल मिलाकर के फिर 3 नंबर आपको यहां मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको इसमें भी पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरे में से पूरे। यदि आप अच्छे तरीके से करते हैं, किसी तरह की गलती नहीं करते हैं तो ध्यान से पढ़ा जाएगा। हिंदी में मात्राओं की गलतियां हैं, बिल्कुल भी ना करें आप, किसी तरह की भी गलती मात्राओं की तो विशेष ध्यान रखें। जैसे में शब्द है उसके अंदर अनुस्वार लगाया जाता है हर समय, जैसे नहीं शब्द है इसके अंदर हमेशा यहां पर अनुस्वार आता है, मैं शब्द है इसके अंदर यहां पर अनुस्वार आएगा, क्योंकि जो शब्द है इसके अंदर यहां पर अनुस्वार आता है, उसमें शब्द है इसके अंदर भी आपका यहां पर अनुस्वार आता है। अब है के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा अनुस्वार लगाते हैं। है के अंदर एक वचन जो शब्द होता है वहां पर अनुस्वार नहीं आता है, और बहुवचन जहां पर होता है वहां पर अनुस्वार आता है। तो इन शब्दों को भी आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपकी गलतियां बिल्कुल भी ना हो। जब आप पेपर करें तो अच्छे तरीके से करें, उत्तर पुस्तिका में किसी तरह की भी गलतियां ना करें। फिर आगे देखेंगे हमारा जो प्रश्न आएगा, यहां तक हमारे पहले हमने अपठित गद्यांश, तीसरा प्रश्न और चौथा था हमारा अपठित पद्यांश, फिर हमारा पठित गद्यांश आ गया था, और फिर हमारा पठित छठे के अंदर आ गया था पठित पद्यांश। जैसे ये हमारे हारिल हारिल की लकड़ी, पहला जो हमारा जो सूरदास जी वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है, और फसल क्या है ये फसल वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। और ये देखिए 3-3 प्रश्न सब में से दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर है वो आसानी से आप दे सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर जो इसका जो खंड ब आता है, अब आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर आपने ऊपर ही ऊपर लिखा था खंड ए, और अब आपको आगे क्या लिखना है, खंड ब। और खंड ब के अंदर देखिए खंड ब में कहां से कहां तक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, प्रश्न नंबर 7 से लेकर के और आपका जो होगा 15 नंबर तक, 7 से लेकर के 15 नंबर तक जो आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। देखिए हम इसको पढ़ते हैं तो हलदार साहब, ये वही नेताजी का चश्मा वाले पाठ से लिया गया। हलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए।
अब देखिए इन प्रश्नों के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब इन प्रश्नों का आप उत्तर दें तो थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ें, समझे। वही प्रश्न है जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, कोई ज्यादा अलग नहीं है। ये थोड़ी सी भाषा यहां पर चेंज कर दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच में से पूछे जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसका उत्तर जरूर लिखें। और आपका कई बार क्या होता है कि प्रश्न है दो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका उत्तर है वो सेम हो जाता है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने और समझने की जरूरत है आपको। तो इसको अच्छे से आप समझे, बिल्कुल आसान है। बीच में से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। जो आपके पाठ होते हैं उनके पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं, हो सकता है वो प्रश्न ना पूछे जाए, थोड़ी सी भाषा उसकी चेंज कर दी जाती है, तो ज्यादा कुछ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे देखो, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर से पूछा है कि शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको बताना है। फिर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की विशेषताएं बताइए, वीर योद्धा कैसा होता है, यह भी बिल्कुल आसान सा पूछा गया है। फिर आगे, आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, ये आत्मकथ्य वाला जो पाठ है उसमें से लिया गया। कवि ने ऐसा क्यों कहा, आत्मकथ्य काव्यांश के आधार पर आपको बताना है। फिर दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव को समझाइए। आपको पता है कि बच्चे की वो जो मुस्कान होती है, दो दांत वाली दंतुरित मुस्कान, वो मृतक के अंदर भी जान डाल देती है, ये उस चैप्टर में से लिया गया है। तो आगे देखो, लेखक के साथियों ने मुसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ, माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको लिखना है। लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर आपको बताना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, इस तरह के आपको इनके उत्तर आपको लिखने कैसे हैं, मैं एक साथ ही आपको सब जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको दिखा देता हूं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 से लेकर के 15 तक आपको यहां पर लिखना है खंड ब। एक ध्यान आप विशेष रूप से लिखें कि आपको बार बार हो सकता है कि यहां तक आपने लिखा और आगे आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, कोई भी प्रश्न है वो नए पेज से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो यहां पर कृपया पृष्ठ उल्टिए, तो प्री और उ, ये यहां पर आपको जरूर डालना है प्रत्येक पेज के लास्ट के अंदर। जैसे यहां पर डाला गया है क्री, यहां पर फिर प्री, इसका मतलब हो जाएगा पृष्ठ, और उ का मतलब हो जाएगा उल्टे। तो ये आप है वो जरूर लिखें हिंदी के पेपर में, ताकि जो आपका एग्जामिनर हो कॉपी चेक करे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपने लिखा है। तो देखिए, इसमें से यहां पर इसने सही किया तो इसको सही से एक एक अक्षर को चेक किया गया, यहां पर इसको चेक किया गया। यदि आपका आंसर बिल्कुल सही होता है तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको 2 में से 2 नंबर, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर आगे देखो, यह फिर आगे 10वां प्रश्न है, फिर 11वां है, 12वां है, 13वां है, ये सारे के सारे आपके 7 से लेकर के जो 15 प्रश्न है वहां तक आपके 2-2 नंबर के हैं। फिर आगे देखो, यहां पर भी लिखा गया है कृपया पृष्ठ उल्टे, ऐसे आपको भी लिखना है। ये ध्यान से देखें कि किस तरह से कॉपी के अंदर लिखा गया है। 15 प्रश्न है, आपको पता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जो मुहावरे का अर्थ है वो है कि अपनी बात को सबसे अलग रखना। तो देखो, वाक्य प्रयोग इस तरह से करना है। देखो, यहां पर अर्थ भी लिखा गया, वाक्य प्रयोग भी 2 नंबर का है, 1 नंबर यहां मिलेगा, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का मिलेगा। तो अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग दोनों लिखेंगे, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस बात को समझाने के लिए ही आज की ये जो क्लास है वो इस बात को ही समझाने के लिए। तो देखो, यहां पर विद्यार्थी ने लिखा है तो यहां पर पूरे में से आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। वाक्य प्रयोग किया गया कि पागल कक्षा में मिलजुल कर पायल कक्षा में मिलजुल कर नहीं चलती, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है। तो यहां पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मोहन कक्षा में मिलजुल कर नहीं चलता, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। तो आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, यहां पर वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से आपको करना है। फिर खंड आपका आ जाता है फिर स खंड में देखेंगे, एक बार पेपर को फिर से देखेंगे, बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसको देखेंगे हम। हाँ, खंड स के अंदर देखिए,
वही आपको बताया गया था कि यहां पर अथवा वाले हैं, दो दो दिए गए हैं, एक ये है एक ये, अलग अलग पार्ट से दिए गए हैं। उत्तर सीमा 60 से 80 शब्दों में आपको कम से कम लिखना है, तो तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3-3 नंबर के हैं ये, यहां से लेकर के आपके 19 नंबर तक। तो ये देखिए 16, 17, 18 और 19, इसको देखिए 19वां जो प्रश्न होगा उसके अंदर आपको लेखक परिचय और कवि परिचय के बारे में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा वो ध्यान से देखें। एक तो आपका जो 6 पाठ हैं आपके पद्य के, उनके अंदर से पूछा जाएगा एक का, तो और एक आपसे पूछा जाएगा कि जो 6 जो गद्य के जो पाठ है वो उसमें से आपको पूछा जाएगा। क्षितिज वाली जो हमारी पुस्तक है उसमें से आपको लेखक और कवि परिचय है वो पूछा जाएगा। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद और राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पूछा गया, तो दोनों में से अथवा आ गया तो कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो देखेंगे इन प्रश्नों को कैसे करना है, वही फिर आपको जैसे यहां पर खंड ब डाला था वैसे यहां पर खंड से डालेंगे। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि कैप्टन नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का सिपाही है। तब पान वाले ने उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब दिया कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस पंक्ति में पान वाले का कैप्टन के प्रति उपेक्षापूर्ण एवं नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है, क्योंकि कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के पसंद नहीं है, इसलिए उसने चश्मा लगाना उसके चश्मा लगाता है जो उनकी पहचान है, किंतु उसकी इस देशभक्ति को भी पान वाला उसका पागलपन कहता है। ये 3 नंबर का है। ये फिर यहां से लेकर के 16 से लेकर के जो प्रश्न आएंगे 19 तक वो आपके 3-3 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपको उत्तर लिखने, बीच में आप एक एक या फिर 2-2 लाइन आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से आप जब उत्तर करेंगे, फिर लास्ट में यहां पर देखिए कृपया पृष्ठ उल्टें, ये विद्यार्थी द्वारा यहां पर लिखा जाएगा और ये आप जरूर लिखें और ताकि एग्जामिनर को पता रहे। हाँ, एक ध्यान रखें कि जब आप निबंध और प्रार्थना पत्र लिखें तो प्रयास करें कि आपको बिल्कुल नए पेज से ही प्रारंभ करना है। और मान लो कि यहां पर आधे पेज में ही आपका प्रश्न नंबर 19 तक पूरा हो जाए, इतनी जगह बच गई, तो यहां से आप निबंध को स्टार्ट नहीं करना है, शुरू नहीं करना है। यहां पर बस लास्ट में आप कृपया पृष्ठ उल्टें, ये आप जरूर लिख दें। हालांकि शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रार्थना पत्र को तो आपको प्रयास करना है कि नए पेज से ही लिखें। एक प्रॉपर तरीके से जब आप पेपर को करेंगे तो एग्जामिनर है वो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि वहां आपके नंबर कटने की संभावना वो कम हो जाती है। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि आगे वाले पेज पे जब आप कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि जैसे देखिए कृपया पृष्ठ उल्टें, तो इस तरीके से आपको करना है। और सही से 1 या 2 लाइन आप बीच में छोड़ सकते हैं, ज्यादा लाइनें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आगे देखेंगे, आगे वाला जो प्रश्न रहेगा आपका 20वां प्रश्न रहेगा, उसके अंदर आपको 4 निबंध पूछे जाएंगे, 4 में से कोई एक आपको करना है। और यहां पर जैसे यहां पर किया गया मोबाइल फोन छात्र के लिए अभिशाप या फिर वरदान, इस तरह से खंड द यहां पर विद्यार्थी के द्वारा डाला गया है। और यहां पर देखो जो शीर्षक है निबंध का वो यहां पर लिखा गया कितने अच्छे तरीके से। फिर यहां पर संकेत बिंदु है वो भी डाले गए हैं, जैसे प्रस्तावना है, मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव है, मोबाइल फोन से लाभ या फिर उसका मोबाइल फोन से लाभ और वरदान, मोबाइल फोन से हानि, अभिशाप, उपसंहार, ये 5 के 5 जो संकेत बिंदु है आपको इस तरीके से डालने हैं। फिर देखो प्रस्तावना, ये वाली लाइन है वो बिल्कुल यहां पर खाली छोड़ी गई है और यहां से देखो लिखना कितने अच्छे तरीके से प्रारंभ किया गया है। फिर देखो ये पूरा का पूरा एक है संकेत बिंदु का जो टॉपिक है वो पूरा होता है, फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ी जाती है। फिर देखो मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव, इस तरीके से देखो यहां पर यह डाला गया, यहां पर इसने सिर्फ यहां पर इस तरीके से डॉट लगा करके और ये लिखा है, यहां पर आप डॉट भी लगा सकते हैं और ऐसे नंबरिंग भी डाल सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया संकेत बिंदु, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में जो निबंध वाला जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो आपको 300 शब्दों में आपको लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। और आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, लगभग 300 शब्दों में जब आप करेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले निबंध का जो शीर्षक है कोई भी एक आप कर सकते हैं, जो भी शीर्षक आपको सही लगे वो आप निबंध एक कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहले आप शीर्षक डालें, ये डालना, खंड डालना बिल्कुल भी ना भूलें, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर यहां पर संकेत बिंदु, सारे के सारे संकेत बिंदु आपके पेपर में लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ देख करके ही लिखने हैं। और इसके बाद में फिर यहां पर संकेत बिंदु है उसकी हेडिंग आपको डालना है, अंडरलाइन आपको करना है इस तरीके से, जैसे यहां पर
पर किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका जो पहला जो टॉपिक है प्रस्तावना है वो पूरी होती है। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना है कि लास्ट में उपसंहार। वैसे तो आपको लिखे हुए मिलेंगे संकेत बिंदु जितने भी है वो, लेकिन ध्यान से आपको इसको करना है। 300 शब्दों में आप इसको करेंगे तभी आपको मिलाकर के 6 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए 1 नंबर आपका यहां लगभग आपको मिलेगा संकेत बिंदु डालने का, और बाकी जो है एक एक बिंदु को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है और सारे के सारे हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबको लिखते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से आपको लिखना है। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको पूरा, यदि आपका सही होगा, किसी तरह की गलतियां नहीं होगी, तो आपको पूरे में से पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। प्रयास करें कि आप इसको लिखे जरूर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कुछ नया आपका निबंध आ भी जाए तो भी आपको संकेत बिंदु डाल करके आपको उसको लिखना जरूर है, क्योंकि निबंध का जो टॉपिक होता है वो ज्यादा कठिन नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। यदि आप अच्छे तरीके से समझ करके उसको करेंगे तो किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, बस उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और निबंध है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लगभग 60-70 जो निबंध है उनमें से कोई भी एक आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे वाला जो हमारा जो प्रश्न है, फिर 20वां जो प्रश्न है, इसके बाद में हमारा जो आता है खंड द का, वो हमारा आता है 21वां प्रश्न। इसमें से आपको एक तो पत्र पूछा जाएगा और एक आपसे प्रार्थना पत्र पूछी जाएगी। ये आप इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपको यहां पर नाम दिया जाता है वही नाम आपको यहां पर लिखना है, अलग नाम आप बिल्कुल भी न लिखें। ये देखिए यहां पर पूछा है कि स्वयं को, देखिए स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहां पर जो नाम आपको दिया जाए वही नाम आपको लिखना है। खुद को आपको राकेश कुमार मानना है और आपका जो विद्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और जगह का जो नाम होगा वो अलवर, जयपुर, भरतपुर, जो भी आपका दिया हुआ हो वही आपको लिखना है। स्वयं को जोधपुर, फिर अथवा में इसके आ रहा है कि स्वयं को जोधपुर का निवासी कमल मानते हुए अपने छोटे भाई आशीष को शिक्षा का महत्व समझाते हुए एक पत्र आपको लिखना है। तो आप दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई भी आप इसमें से करना चाहे। 4 नंबर का आएगा, लेकिन आप इसको करें नए पेज से। देखिए यहां पर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहां पर जो किया गया है विद्यार्थी के द्वारा, यहां पर ये जो प्रार्थना पत्र है वो की गई है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखे। देखिए यहां पर हेडिंग भी डाली गई है और कितने अच्छे तरीके से यहां पर किया गया। और आप इस तरीके से हेडिंग डाल करके यदि आप पूरा का पूरा करेंगे तो ये पूरा यहां पर क्या कवर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, और फिर यहां पर विषय बिल्कुल इसके नीचे आएगा, फिर यहां पर महोदय, और यहां फिर आपको अल्प विराम लगा करके आगे आपको लिखना है निवेदन है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षणिक भ्रमण पर गए थे। इससे हमारा ज्ञान व इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होता ही है। ज्ञानवर्धन शब्द आएगा यहां पर, थोड़ा सा सही नहीं लिख रखा। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ ही अन्य क्षेत्रों की विविधता का साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। हम इस बार आगरा, मथुरा एवं वृंदावन का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक जी एवं व्यायाम शिक्षक जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि हमारे शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके लिए संबंधित गुरुजनों को उचित आदेश देकर हमें अनुग्रहित करें। प्रार्थी, और फिर यहाँ पर राकेश कुमार और कक्षा 10वीं, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है कृपया पृष्ठ उल्टिए। ये आप हर पेज पर जरूर लिखें ताकि आपको किसी तरह की समस्या न आए। फिर आगे वाला जो हमारा जो 22वां जो प्रश्न आता है, देखिए वहां पर जो 22वां जो अब की बार जो बोर्ड ने जो लागू किया है, पहला जो प्रश्न आएगा हमारा वो आएगा, इसके अंदर दो है। एक में तो पूछा जाएगा आपका संक्षिप्तीकरण और दूसरे में पूछा जाएगा आपका पलवन। पलवन का अर्थ होता है कि बढ़ा
हटा करके लिखना। और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि ये पूरा जो आपका अवतरण जो दे रखा है, ये गद्य जो दे रखा है, इसको आपको छोटा करके लिखना है। जैसे पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है, मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है और उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय में आ मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिक गण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। तो देखिए, मातृभूमि के बारे में यहां पर दिया गया है, तो आपको इसको छोटा करके लिखना है। कहने का मतलब यह है कि ये बड़ा दिया हुआ है, ये बातें पूरी आ जाए और इसको संक्षिप्त में लगभग ये मान लो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लाइन है, तो इसको लगभग आप 2.5 या फिर 3 लाइन में इसको पूरा करें। लगभग आपको इसका 40% भाग ही आपको इसका लिखना है, बातें आपकी पूरी आ जाए और इसको आप करें। देखिए, पल्लवन वाले से जो सरल रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि आप इसको सरल करके लिख सकते हैं और छोटा करके लिखना है। आप जिस तरीके से यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो किया गया है उत्तर नंबर 22, वो देखिए इस तरीके से किया गया है। मैंने आपको बताया है कि उसका 40% आपको लिखना है। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार नहीं करता। यानी कृतज्ञता का मतलब होता है बुरा व्यवहार, वह कभी भी नहीं करता है। यदि आप इस तरीके से सही तरीके से करोगे तो आपको 4 नंबर यहां पर मिलेंगे और आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना हो जाएगी। लास्ट में आपको समाप्त शब्द जरूर लिखना है इस तरीके से, और जो भी लाइन बचे उसको इस तरीके से बस एक ही बार क्रॉस करना है। एक ध्यान रखिए कि कहीं पर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि कॉर्नर में ऐसे क्रॉस लगाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका प्रश्न गलत हो जाए, मान लो इतनी 3-4 लाइनें गलत होती है तो आप उसको इस तरीके से काट सकते हैं। मान लो कहीं पर आपका एक शब्द गलत होता है तो आपको इसको काटने का जो तरीका रहेगा, मान लीजिए कि यहां पर ये कि आपका मातृभूमि शब्द गलत हो गया तो आपको इसको कट करना है, तो आपको इस तरीके से इसका जो प्रयोग करना है, बस इस तरीके से आप इसको पूरा भी ऐसे ऐसे नहीं करना है और ऐसे भी कॉर्नर में आपको नहीं लगाना है। जब गलत हो जाए उस शब्द को इस तरीके से आप काट दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इस तरीके से ज्यादा गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बस पता रहे कि आपने ये गलती की और इसको आपने काट दिया तो ये शब्द आपका नहीं माना जाएगा। विश्वास करते हैं कि आपको ये पूरी की पूरी कक्षा है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप अच्छे से अपना है हिंदी का एग्जाम दीजिए। सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और अच्छे से आप अपना पेपर करें और उम्मीद है कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और